हमने दिन का ज्यादा हिस्सा बाग में छुपकर गुजारा। हमारा साथी कमांडो अभी तक वापस नहीं आया था। हमें यकीन हो गया कि या तो वो पकड़ा गया है या फिर शहीद हो गया है। तीसरी सूरत कोई नहीं हो सकती। भारतीय फौज के सिपाही पाक कमांडोज की तलाश में किसी भी वक्त वहां आ सकते थे। हमारी वजह से हमारे गाइड पर भी आफत नाजिल हो सकती थी। भारतीय सिपाही इसे हलाक करके इसकी बेटी को अगवा करके ले जा सकते थे। चुनाचा हम अपने मिशन पर रवाना होने के लिए रात के अंधेरे का बेताबी से इंतजार करने लगे थे। खुदा खुदा करके दिन गुरूब हुआ और शाम का अंधेरा हर सू फैल गया। हमने गफ्फारे की कोठरी में छुपे हुए ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी थी। हमने चाकू, पिस्तौल, लाइट मशीन गन और डायनामाइट के छोटे सिलेंडर अपनी कमर के गिर्द बांध लिए। 3 सिलेंडर मेरे पास थे और 3 सिलेंडर मेरे साथी के कमांडो के पास थे। हमने निस्वारी रंग के कपड़े पहन रखे थे। हमारे रंग सांवले थे, इसलिए चेहरे पर कालक मलने की जरूरत नहीं थी। गफ्फारे ने भी काली चादर ओढ़ कर इसमें अपना मुंह और सर छुपा लिया था। हम तीनों ने अपनी अपनी घड़ियां मिला ली। 3-3 हैंड ग्रेनेड हमारी जेबों में पिस्तौल के साथ पड़े थे। जब रात आधी गुजर गई तो मेरे साथी कमांडो ने कहा, खांसी और बातचीत बिल्कुल बंद। अब हमें कीड़े मकोड़ों की तरह आगे बढ़ना होगा। वो भी जब जमीन पर चलते हैं तो इसकी भी आवाज पैदा होती है, मगर हमारी आवाज भी नहीं आनी चाहिए। गफ्फारे ने टारगेट तक हमारी रहनुमाई करनी थी। इसने आहिस्ता से कहा, मैं इशारों में बात करूंगा, अशद जरूरत के वक्त सिर्फ हल्की सी सरगोशी करूंगा। जवाब में तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, सिर्फ अपना सर हिलाओगे। हम दुश्मन के पेट में जा रहे हैं, दुश्मन को अहमक मत समझना। इसने हमें पकड़ने के लिए जगह जगह फंदे लगा रखे हैं। दुश्मन बहुत चालाक, होशियार और हमारा जानी दुश्मन है। आओ अब अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं। हम कोठरी से आगे पीछे होकर निकले और रात के अंधेरे और गहरी खामोशी में सेब के सुनसान बाग में से गुजरते हुए शुमाल मगरिब की तरफ ढलान पर एक छोटी सी पगडंडी पर उतरने लगे। हमारा गाइड आगे आगे था, इसके पीछे कमांडो नंबर 8 और इसके पीछे मैं था। हम इस तरह कदम उठाते चल रहे थे कि हमारे जूतों की जरा सी भी आवाज पैदा नहीं हो रही थी। गफ्फारा हमें ढलान से उतार कर एक घाटी में ले गया जहाँ छोटे छोटे बेशुमार पत्थर बिखरे हुए थे। इन पत्थरों को पीछे छोड़ते हुए हमें खुश्क पहाड़ी नाले में उतर गए। हम थोड़ा थोड़ा फासला डाले एक कतार में चल रहे थे। एक जगह नाले के ऊपर पत्थर का कटाव था। इस कटाव में से पानी रिस रिस कर नीचे गिर रहा था। हम पत्थर के किनारों को पकड़कर इस कटाव में आ गए। ये एक छोटा सा गार था। हम गार की दीवार में उगी हुई जंगली घास के सहारे आगे बढ़ते चले गए। ये पहाड़ी के अंदर ही बहने वाला कोई गार नुमा नाला था। इसके 2-3 मोड़ मुड़ कर बाहर निकले तो सामने एक ऊंचा सा खेत नजर आया। अंधेरे में खेत की फसल के टांडे हवा में हिल रहे थे। गफ्फारा आहिस्ता से बैठ गया। हम भी वहीं फसल की ओर में बैठ गए। गाइड गफ्फारे ने बहुत ही धीमी सांस जैसी सरगोशी की, तुम यहीं बैठो, मैं आगे देख कर आता हूँ। वो अंधेरे में गायब हो गया। हमें वहां अंधेरे रात के सन्नाटे में बैठे जब 10 मिनट गुजर गए तो मुझे ख्याल आया कि कहीं गफ्फारा डबल गेम तो नहीं खेल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दुश्मन से मिला हुआ है और हमें पकड़वाने वाला है। जब मैंने सरगोशी में अपने साथी कमांडो से इस खदशे का इजहार किया तो इसने सरगोशी ही में जवाब दिया। हमें इसके बारे में पूरी तरह यकीन दिलाया गया है कि वो हमारा आदमी है। वो पहले भी हमारे साथियों को गाइड कर चुका है। मैंने कहा, आखिर इंसान है, दुश्मन के मुल्क का बाशिंदा है, हो सकता है लालच में आकर डबल गेम खेल रहा हो। तुम अपनी जगह से उठकर कुछ आगे आ गए। हमने अपने लंबे चाकू अपने हाथों में मजबूत से पकड़ रखे थे। फसल की दूसरी जानिब कुछ दरख्त थे जिसके पीछे पहाड़ी नशीब में बत्तियां झिलमिला रही थी। ये इंडियन फौज की छावनी की बत्तियां ही हो सकती थी। इतने में हमें सिरसराहट की बड़ी कमजोर सी आवाज सुनाई दी। हम एकदम से औंधे लेट गए और चाकू अपने आप हमारे हाथों में सीधे हो गए। मैंने अंधेरे में गफ्फारे को पहचान लिया। वो अकेला ही था। वो हमारे पास आकर बैठ गया और सरगोशी में बोला, तुम अपनी जगह से क्यों इधर उधर हटे हो? इस तरह तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे? फिर इसने बताया कि आगे एक टेकरी के मोड़ पर ऊपर 4 भारतीय सिपाही पहरा दे रहे हैं और हमें अंधेरे में इनके नीचे से होकर गुजरना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खबरदार जरा सी भी आहट पैदा न हो, मामूली सी भी आवाज न आए, नहीं तो रोशनी राउंड के फायर के साथ ही मशीन गन का फायर हमें हमेशा की नींद सुला देगा। हम खामोशी से आगे सरकने लगे। हम झुक कर चल रहे थे। चाकू अभी तक हमारे हाथों में ही थे। दरख्तों से निकले तो आगे वो छोटी सी टेकरी आ गई जिस पर इंडियन फौज की पोस्ट थी। अंधेरे में ये जगह जरा सी उभरी हुई थी। ये इंडियन पोस्ट के बंकर के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। हमें इस पोस्ट के नीचे से होकर गुजरना था। गफ्फारे ने हमें लेट कर रेंगने का इशारा किया। हम तीनों जमीन पर लेट गए और सांप की तरह आगे रेंगने लगे। टेकरी की पोस्ट ज्यादा दूर नहीं थी। हम झाड़ियों से बचकर आगे बढ़ रहे थे।
क्योंकि झाड़ियों के साथ रगड़ से आवाज पैदा हो सकती थी। मुझे ये भी फिक्र लगी थी कि अगर ये भारतीय फौजी चौकी है तो इसके 2-3 आदमी जरूर नीचे गश्त पर होंगे। मैंने चाकू मजबूती से पकड़ रखा था, अब जो हो सो हो। हम दुश्मन की दाढ़ी के ऐन नीचे पहुंच गए थे। हम किसी शदीद जख्मी साहब से भी कम रफ्तार से रेंग रहे थे। गफारा भी एक माहिर कमांडो का नमूना पेश कर रहा था। न जाने ये बेगर्ज कश्मीरी मुजाहिद कितनी बार हमारे आदमियों को लेकर इस पुल सिरात पर से गुजरा था। जब हम इंडियन पोस्ट के ऐन नीचे पहुंचे तो हमें इनकी बातें करने की आवाजें सुनाई थी। ये डोगरा सिपाही नहीं थे, खालिस माजे के पंजाबी सिख लगते थे। अचानक एक इंडियन संतरी ने गाली देकर अपनी साथी से कहा, ओए सर्जन सिंह, तू दारू साथ नहीं लाया। हम अंधेरे में जमीन के साथ चिपक गए। हमने अपने सांस रोक रखे थे। ऊपर भारतीय सिख संतरी आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जब इनकी आवाज जरा दूर होकर रुक गई तो हमने आगे से रखना शुरू। यहाँ ऊंची नीची जगह थी, बाएं तरफ एक गहरी खाई थी। जरा सी भी बेहतियाती से हम इस खाई में गिर सकते थे। हमें इस बात पर बड़ी हैरानी थी कि अभी तक कोई रोशनी राउंड का फायर नहीं हुआ था, वरना आधी रात के बाद अक्सर रोशनी राउंड के फायर होते रहते थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि हमसे कोई 1000 गज दूर ठक की आवाज के साथ एक रोशनी राउंड का फायर हुआ। हमने अपने सर नीचे करके घास में छुपा लिया। मैंने थोड़ा सा सर उठाकर सामने देखा। सामने कुछ फासले पर मुझे एक पहाड़ी के दामन में कुछ भारतीय फौजी खड़े नजर आए। इसके साथ ही पहाड़ी की तरफ से सफेद रोशनी चमकी और फिर गिड़गिड़ाहट की आवाज वादी में गूंज उठी। ये मार्टर तोप का फायर था। रोशनी राउंड बुझ गया था। इसके बाद मार्टर का दूसरा फायर हुआ, फिर तीसरा, और इसके बाद खामोशी छा गई। हमारी ऊपर वाली पोस्ट पर भी भारतीय संतरियों में जैसे हलचल सी मच गई थी। एकदम से इस पोस्ट की हैवी मशीन गन ने भी तड़ातड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ राउंड फायर होने के बाद ये मशीन गन भी खामोश हो गई। हम इस तरह जमीन के साथ चिपके पड़े थे जैसे लाशें हों। हम में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। फिर मेरे आगे पड़े कमांडो साथी ने अपने पाँव से मेरे सर को आहिस्ता से दबाया। मैंने सर ऊपर उठाया और आगे से रख गया। मैं भी इसके पीछे पीछे रेंगने लगा। हम काफी दूर तक इसी तरह झाड़ियों में रेंगने लगे थे। आगे थोड़ी सी हमवार जगह आ गई। हमारा गाइड गफारा उठकर बैठ गया। इसने मुझे इशारा किया। हमने गर्दनें आगे करके नीचे देखा। नीचे कुछ फासले पर वो पुल नजर आ रहा था जो हमारा टारगेट था। इसका जनूबी हिस्सा था जहां से पुल शुरू होता था। वहां बिजली के 2-3 बल्ब खंभों पर रोशन थे। करीब ही 2 फौजी ट्रक खड़े थे। पुल के दरवाजे पर 2 भारतीय संतरी पहरा दे रहे थे और ऊपर एक पोस्ट बनी हुई थी। हमारे गाइड ने सरगोशी में कहा, ये वो पुल है जिसको तुम्हें उड़ाना है। यहाँ मेरा काम खत्म होता है, मैं वापस जा रहा हूँ। खुदा तुम्हें हाफिज व नासिर हो। ये कहकर हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर गफारा रेंगता हुआ दूसरी तरफ अंधेरे में गुम हो गया। गफारे का काम वाकई यहाँ आकर खत्म हो गया था। इसने हमें टारगेट पर पहुंचा दिया था। अब जो कुछ भी करना था हमें करना था। मेरा साथी गौर से नीचे देख रहा था। वो धीमी सरगोशी में बोला, हमें पीछे से होकर पुल के नाले में उतरना होगा। लगता है नाले में पानी खुश्क हो गया है। मैं भी पुल को देख रहा था। पुल काफी बड़ा था और दूसरे सिरे पर जो पोस्ट थी इसकी रोशनियां धुंधली सी नजर आ रही थी। हमें इस पुल को दोनों तरफ से उड़ाना था। मेरे साथी कमांडो ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और कहा, अभी दिन निकलने में काफी वक्त है। हमें जितनी जल्दी हो सके पुल के नाले में पहुंच जाना चाहिए। इस तरफ से वहां से नीचे उतरने के बाद हमने रेंगने की बजाय झुक कर चलना शुरू कर दिया था। ये ढलान थी जो नीचे एक बल खाती सड़क पर से गुजर कर आगे नाले की नशीब में उतर गई थी। बल खाती छोटी सी सड़क साफ नजर आ रही थी। हम बड़ी फुर्ती और होशियारी से नीचे उतर रहे थे क्योंकि हम पोस्ट से दूर निकल आए थे। लेकिन मेरे दिल में गश्त करते भारतीय संतरियों का खतरा बराबर सर उठा रहा था। मगर वहाँ इतना मौका नहीं था कि मैं अपने साथी कमांडो से इस खतरे का इजहार करता। वो मुझसे 6-7 कदम आगे तेज तेज चला जा रहा। हमारे इर्द गिर्द झाड़ियां ही झाड़ियां थी। हम कमांडोज की तरह झाड़ियों से टकराए बगैर गुजरते जा रहे थे। अचानक एक बार फिर रोशनी राउंड फायर हुआ। ये रोशनी राउंड हमारे अकब में टीले की ढलान की दूसरी जानिब से फायर हुआ था। हम जहां थे वहीं धप से जमीन पर गिर पड़े और सर झाड़ियों की ओट में कर ली। कुछ देर फिजा रोशन रहने के बाद तारीख हो गई। इस दफा ना तो हैवी मशीन गन का फायर हुआ और ना मार्टर गन फायर हुई थी। जब हर तरफ एक बार फिर सन्नाटा छा गया तो हम आगे चल पड़े। अब नीचे छोटी सी पहाड़ी सड़क आ गई थी। हमें इस सड़क को पार करके इसकी दूसरी जानिब नशीब में जाना था। सड़क पर कोई संतरी वगैरह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ कोई खुफिया पोस्ट भी हो सकती थी। मेरे साथी ने सरगोशी की, मुमकिन है दुश्मन ने यहाँ कोई पोस्ट बनाई हो, लेकिन बिजली के 2 खंभों के दरमियान यही एक जगह है जहाँ से हमें सड़क पार करनी है। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह का नाम लेकर मेरे पीछे। हम बैठकर उतराई उतरने लगे।
जब हम ऐन सड़क के करीब पहुंचे तो मेरे पाँव से लगकर एक छोटा सा पत्थर नीचे सड़क पर लुढ़क गया। रात के सन्नाटे में इसकी काफ़ी आवाज़ पैदा हुई। हम वहीं जमकर बैठ गए। इस किस्म की बेहतियाती हमारी मौत का सबब बन सकती थी। अचानक एक जानिब से सड़क पर 2 भारतीय संतरी नमूदार हुए। इनके हाथों में स्टेन गन थी और वो बड़ी एहतियात से इस तरफ बढ़ रहे थे जहां से पत्थर ढलान पर से लुढ़क कर नीचे गिरा था। मेरा साथी कमांडो मुझसे 4 कदम बाएं जानिब था। इसने मुझे इशारा किया और खुद झाड़ी के पीछे लेट गया। मैं भी जहां था वहीं दबक गया, मगर मैं लेटा नहीं बल्कि झाड़ियों की ओर से दोनों संतरियों को अपनी तरफ आता देखता रहा। सड़क पर हल्की हल्की रोशनी थी। मुझसे बमुश्किल 6-7 कदम पर वो सड़क पर रुक गए। एक संतरी ने दूसरे को इशारा किया कि वो सड़क की अगली जानिब जाकर देखे। पहला संतरी इसी जगह खड़ा रहा और दूसरा संतरी इसी जगह दौड़ कर आ गया। जैसे सिपाही मैदानी जंग में एक सिपाही एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे की तरफ जाते हैं। चाकू पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। मुझे इन हजारों कश्मीरी मुजाहिदों का ख्याल आया जिन्हें इन डोगरा सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। वो सैकड़ों कश्मीरी खवातीन याद आ गई जिन्हें ये दरिंदे अगवा करके ले गए थे और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका था। जो डोगरा सिपाही सड़क पर खड़ा होकर झाड़ियों की तरफ देख रहा है, इससे मेरा फासला 6 या 7 कदम से ज्यादा नहीं था। इसकी स्टेन गन का रुख इन झाड़ियों की तरफ था जो मेरे दाएं जानिब थी। वो आगे को झुका हुआ चल रहा था। मैं सांस रोक के घुटनों के बल छुपा था। मुझे अपने साथी कमांडो की फिक्र नहीं थी, इसलिए कि मैं जानता था कि इसकी तरफ जो डोगरा संतरी गया था वो इससे निमट लेगा। मेरे जिस्म के अंग अंग में जैसे बिजली दौड़ गई थी। मैं इस खतरे से निमटने के लिए हमतन चौकस था। डोगरा संतरी चढ़ाई चढ़कर मुझसे 2 कदम आगे वाली झाड़ी पर लपका। इसने अंधेरे में झाड़ियों को जोर से भारी फौजी बूट से ठोकर मारी। वो मेरी रेंज में था। यही वो लम्हा था और इस लम्हे को हाथ से मैं खो देना किसी भी कमांडो के लिए बाइसे मौत समझता हूँ। मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी तवक्कुफ न किया। शायद कोई भूखा मक्कार चीता भी इतनी चालाकी और तेजी से अपने शिकार पर न झपटा हो जितनी तेजी से मैंने उछलकर डोगरे सिपाही को पीछे से दबोचा। मेरे दोनों हाथ बेक वक्त अमल में आ गए। दाएं बाजू ने डोगरे सिपाही की गर्दन को ऊपर की जानिब झटका दिया और बाएं हाथ में पकड़े हुए चाकू से इसके हलक को काट डाला। अब दोनों एक्शन में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी फर्क नहीं पड़ा था। मैंने डोगरा संतरी के खून से अपने कपड़ों को बचाने के लिए इसे मुंह के बल झाड़ियों में गिराकर दूसरा बार पीठ पर ऐन दिल के ऊपर कर दिया था। साथ ही इसकी स्टेन गन एक तरफ खींच ली। ये सब कुछ इतनी खामोशी और पलक झपकने में हो गया कि मुझे यकीन है कि खुद मरने वाले डोगरा संतरी को भी एहसास तक न हुआ होगा कि इस पर क्या कयामत गुजर गई है। चंद कदम के फासले पर से एक साया उभरा। मैंने अपना रुख बदल लिया और चाकू के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। लेकिन ये मेरा साथी कमांडो था। वो झुका हुआ मेरे करीब होकर सरगोशी में बोला, मैंने दूसरे को खत्म कर दिया है, अब जल्दी से सड़क पार करो। वो वहीं से नशीब की तरफ लुढ़क गया। मैंने 20 के पीछे अपने आप को गिरा दिया। हम सड़क के किनारे पत्थरों के दरमियान जाकर रुक गए। फिर जिस्म को झुकाए भाग कर हमने सड़क पार कर ली और अपने आप को एक बार फिर सड़क के दूसरी जानिब ढलान पर लुढ़का दिया और चेहरे पर बहुत सी खराशें आ गई थी। हमारे नीचे दूर पुल वाले बड़े नाले की तह थी। ऊपर वाली सड़क से एक फौजी ट्रक शोर मचाता गुजर गया। इसकी रोशनी झाड़ियों पर पड़ रही थी। हमने अपने आप को छुपा लिया था। थोड़ी देर बाद हम बहुत खुश्क नाले में उतरकर इसके किनारे की कोई 3 फुट ऊंची पथरीली दीवार के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। सर्दियों का मौसम होने की वजह से नाले में पानी नहीं था। नाले में रेत और छोटे छोटे बेशुमार संगरेजे बिखरे हुए थे। हम इनसे बचकर चल रहे थे। अब हमने झाड़ियों की शाखें तोड़कर अपने कुर्तों और गर्दनों के पीछे इस तरह अड़स ली थी कि अगर हम बैठ जाएं तो झाड़ियां मालूम। जूं पुल करीब आ रहा था मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जहां से पुल शुरू होता था वहां जो खंबा लगा था इसके बल्ब की रोशनी पुल की तह में पड़ रही थी। लेकिन 3 फुट ऊंची दीवार के साथ साथ अंधेरे में एक चौड़ी पट्टी दूर तक चली गई थी। हम इस तारीख पट्टी में सांप की तरह रेंग कर आगे बढ़ रहे थे। जब पुल हमसे आगे 60-70 कदमों के फासले पर रह गया तो मेरा साथी कमांडो रुक गए। इसने हाथ के इशारे से मुझे भी रुकने को कहा। फिर इसने अंधेरे में एक जगह लाइट मशीन गन लगाई। 2 हैंड ग्रेनेड मुझे दिए। डायनामाइट के 6 छोटे सिलेंडर कुर्ते की सामने वाली बड़ी जेब में डाली और मेरे कान पर होंठ रखकर आहिस्ता से सरगोशी की। मुझे कवर देना, मैं पुल के इस गेट के नीचे डायनामाइट लगाने जा रहा हूँ। खबरदार, जब तक ऊपर से फायरिंग ना हो तुम फायर मत खोल। ये कहकर इसने पुल की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैं लाइट मशीन गन के साथ पथरीली दीवार की ओट में छुपा हुआ था और मशीन गन के ऊपर एक बड़ी शाख तोड़ कर रख दी थी। अचानक एक रोशनी राउंड का फायर हुआ। मैंने सर मशीन गन के नीचे कर लिया। मुझे जमीन के पत्थर और खुश्क घास साफ नजर आने लगे थे। राउंड की रोशनी नीचे आ रही थी। मैंने सांस रोक लिया था। यकीनन मेरे साथी कमांडो ने भी ऐसा ही किया होगा। इस बार भी रोशनी राउंड के साथ हैवी मशीन गन और मार्टर का फायर ना हो। शायद रूटीन के मुताबिक रोशनी राउंड का फायर हुआ था।
रोशनी राउंड जमीन के करीब आकर बुझ गया और एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर अंधेरे में आंखें पूरी तरह खोल कर देखी। दूर ऊपर पुल के गेट पर से एक संतरी डबल मार्च करता पुल की दूसरी जानिब चला जा रहा था। मेरी उंगली मशीन गन के ट्रिगर पर थी। ये सर धड़ की बाजी थी। इस वक्त पाकिस्तान के शहरों में लोग बड़े सुकून से गहरी नींद सो रहे हों। शहरियों में से कोई नहीं जानता था कि वतन के दो बेटे मौत से आंख मचोली खेलते दुश्मन की शहरक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जिंदगी के हिसार को तोड़कर बहुत आगे निकल चुके थे। मुझे इस वक्त यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं एक शहीद हूं और जन्नत से नीचे उतरकर इस मिशन में सरगर्म अमल हूं। सितारों की धुंधली धुंधली सी रोशनी में पुल वाली पहाड़ी के ढलान पर इंडियन आर्मी के एक मोर्चे की छत दिखाई दे रही थी। अचानक पहाड़ के पीछे सफेद सी रोशनी हुई, फिर गिड़गिड़ाहट की आवाजें। ये बादलों की गरिश थी। देखते ही देखते आसमान को काले स्याह बादलों ने ढांप लिया था। सितारे गायब हो गए, ठंडी हवा चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश में दूर पुल की धुंधली रोशनी में मुझे पहरे पर खड़े सिपाही के एक छप्पर के नीचे जाते नजर आए। मुझे अपने साथी कमांडो की कुछ खबर नहीं थी, लेकिन इतना मुझे यकीन था कि वो बरक रफ्तारी से मशीन की तरह अपना काम कर रहा होगा। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। मैंने अंधेरे में अपनी कलाई की घड़ी पर निगाह डाली। अभी दिन निकलने में 2 घंटे बाकी थे। मैं बहुत जल्द अपना ऑपरेशन ख़त्म करके वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। मुझे हर आन यही धड़का लगा रहता था कि अभी पुल के ऊपर से मेरे साथी कमांडो पर फायरिंग शुरू हो जाएगी। इसके जवाब में मुझे अपने साथी को कवर देना था। हमारा प्रोग्राम यही था कि मरने से पहले पुल के नीचे डायनामाइट लगाकर इसे उड़ा दिया जाए, ख्वाह हम में से कोई जिंदा बचे या ना। डायनामाइट सिलेंडरों के साथ एक टाइम बम भी लगाया जाना था, लेकिन अचानक हमले की सूरत में बारूद पर पिस्तौल से फायर करके पुल को अपने साथ ही धमाके से उड़ा देना भी हमारे प्रोग्राम में शामिल था। बारिश तेज हो गई थी। पुल पर अब कोई संतरी नजर नहीं आ रहा था। 15-20 मिनट गुजर गए, मगर मुझे यूं लगा जैसे 15 घंटे गुजर गए हों। मुझे बारिश में एक झाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी। मैंने मशीन गन का रुख इसकी तरफ कर दिया, लेकिन वो मेरा साथी था। वो कीचड़ में लथपथ था। मेरे कान के करीब मुंह करके सरगोशी में बोला, मैंने डायनामाइट लगा दिया है, अब पुल के दूसरे गेट की तरफ जाता हूँ। इतना कहकर वो नाले के नशीब में लुढ़क गया। नाले में अब बारिश का पानी आ गया था। अंधेरे और बारिश में मेरा साथी अब मुझे नजर नहीं आ रहा था। डायनामाइट के फटने में आधे घंटे का वक्फा डाला था। ये बात हमें पहले से मालूम थी। 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे साथी को पुल के दूसरे गेट के नीचे होकर दीवार के पत्थरों में डायनामाइट के 6 सिलेंडर लगाकर वापस आना था। अब एक मिनट 1 घंटे का हो गया था। मैं पाक फौज के इस जाबाज कमांडो की जुर्रत और दलेरी पर अंगेश्त बदंदा था। वो भूल गया था कि वो जिंदा है और पीछे पाकिस्तान में इसकी माँ, बहन, बीवी या बच्चे भी हैं। वो इसका इंतजार कर रहे होंगे। इस वक्त इस सरफरोश कमांडो की माँ, बहन, बीवी और बच्चे इसका वतन अजीज पाकिस्तान है। 5 मिनट गुजर गए, फिर मजीद 5 मिनट गुजर गए। बारिश मुसलसल हो रही थी। पहाड़ों की बारिश बड़ी मूसलाधार होती है। ऊपर पहाड़ों से बारिश के पानी के रेले बह बह कर नाले में गिरने लगे और इनका हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। दूर पुल के दूसरे सिरे पर जो 3 बत्तियां रोशन थी, वो बारिश की धुंध में मदम हो रही थी। मेरी आंखें बारिश की झालरों को चीरती हुई पुल के दूसरे गेट पर लगी थी, जो मुझसे काफी दूर थे। मेरे साथी को गए पूरे 15 मिनट गुजर गए हों। एकदम से एक के बाद दीगरे 2 रोशनी राउंड के फायर हुए। हर तरफ रोशनी फैल गई। साथ ही मशीन गन, लाइट गन और राइफल के फायरों के धमाके गूंजने लगे। सिपाहियों के एक दूसरे को आवाजें देने का भी शोर उठा। पुल के पहरे वाले गेट से एक जीप तेजी से दूसरे गेट की तरफ दौड़ी। पुल के दूसरे गेट पर जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और ट्रेसर बख्त की रोशनी लेकर एक दूसरे को काटती गुजर रही थी। मैं समझ गया कि मेरे साथी को देख लिया गया है। वो मुझसे इतनी दूर था कि मैं इसे अपनी लाइट मशीन गन का कवर नहीं दे सकता था। खेल बिगड़ गया था। रोशनी राउंड बार बार फायर हो रहे थे। अचानक पुल के दूसरे गेट की जानिब रोशनी का एक ज्वालामुखी सा फूट पड़ा और इस कदर जोरदार धमाका हुआ कि जमीन ने मुझे लाइट मशीन गन समेत ऊपर उछाल दिया। मैं झाड़ियों को पकड़कर संभला। पुल के दूसरे गेट पर हल्के हल्के धमाके हो रहे थे और चीखों पुकार मच गई थी। छोटा बड़ा फायर जारी था। रोशनी राउंड हुआ तो मैंने इसकी रोशनी में देखा कि पुल दूसरी गेट की जानिब से आधा नीचे बैठ गया है। मेरे साथी ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र डायनामाइट के सिलेंडरों को खुद ही भग से उड़ा दिया था और ये यकीनी बात थी कि पुल के साथ वो खुद भी उड़ गया होगा। पुल के मेरे वाले गेट की पोस्ट में से हैवी मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई थी। साथ ही आसपास की ढलानों पर से मार्टर तोप के गोले उड़ने लगे थे। धमाकों से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। रोशनी राउंड इस पुल के मेरे वाले गेट से फायर हो रहे थे। इंडियन फौजियों को पता चल गया था कि पाकिस्तानी कमांडोज ने ही पुल को हिट किया था और वो आसपास ही छुपे हुए। मेरा वहां ठहरना खामखा अपने आप को मौत के मुंह में झोंकने वाली बात थी। मैंने अपने आप को पहाड़ी नाले में गिरा दिया, जो नाला थोड़ी देर पहले तक खुशक था। अब इसमें बारिश का पानी निहायत तेजी से बह रहा था।
पहाड़ी नाले अगरचे गहरे नहीं होते, लेकिन इनमें जब पानी आता है तो पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि पाँव नहीं टिकते। नाले का तेज रफ्तार पानी मुझे पुल की उल्टी जानिब बहाए लिए जा रहा था। पानी का रुख ऐसा तेज था कि मैं पुल के नीचे जाने के बजाय पुल से दूर हो रहा था। ये बात मेरे लिए सूदमंद थी। चंद ही लम्हों के बाद मैं पुल से काफी दूर निकल गया। पॉट काफी तंग था, पानी बेहद ठंडा था, मेरा जिस्म सुन्न हो रहा था। बारिश इसी तरह हो रही थी। फायरिंग और मार्टर के धमाकों की आवाजें काफी पीछे रह गई। अभी मैं नाले से बाहर नहीं निकला था क्योंकि ये सारा इलाका फौज की अमलदारी में था। अगरचे नाले का यख पानी मुझे बर्फ की तरह सुन कर रहा था, मगर मैं तेज रफ्तार लहरों में बहा चला जा रहा था। गैर शऊरी तौर पर मेरे कान एक और धमाके की आवाज को सुनने के मुंतजिर थे। यह धमाका इन डायनामाइट की ताकतवर सिलेंडरों का होना था, जिन्हें मेरा साथी कमांडो पुल के पहले गेट के नीचे पत्थरों में लगा कर आया था। मैंने अपने आप को कंबल की गठरी के साथ लपेट रखा था और पानी गेंद की तरह आगे ही आगे बहाए ले जा रहा था। अचानक आसमान पर इतनी तेज रोशनी फैली कि मेरी आंखें चुदिया गई। एक सेकंड के बाद सारी वादी एक भयानक धमाके से लर्ज गई। मैंने पीछे की तरफ देखा। पुल के पहले गेट पर से आग और धुएं के बादल बुलंद हो रहे थे। मेरे साथी का लगाया हुआ पहला बारूद फट गया था और इसने पुल के इधर वाले हिस्से को भी उड़ा दिया था। इस धमाके के बाद हैवी और लाइट मशीन गन की फायरिंग और मार्टर तोपों के धमाकों का तूफान उठ खड़ा हुआ। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।